बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज के इस अध्याय में हम जानेंगे वर्ण एवं वर्णमाला के विषय में, अर्थात लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। तो आइए वर्ण और वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्ण क्या है। बच्चों, आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। जिस प्रकार हमारा घर ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार भाषा वर्णों से बनी होती है। हम जानते हैं कि वर्ण मुख से निकलने वाली उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ, क, ग आदि। सभी शब्द इन ध्वनियों या वर्णों से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे क जमा अ, ल जमा अ, म जमा अ, कलम। ये क्या है? वर्ण। वर्ण विच्छेद जब आप करेंगे कलम का, तो वो कितने भागों में बटेगा? 6 वर्णों में बटेगा। आइए, ये थे वर्ण। अब जाने वर्णमाला क्या है। किसी भी भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। इन वर्णों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आइए हिंदी वर्णमाला के वर्णों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्वर। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आइए, कौन कौन से हैं वो, इनके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन एक बार इन्हें दोहराते हैं। वे हैं 11 स्वर: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हो गए ना 11? तो 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। अब बढ़ेंगे हम व्यंजन की ओर। व्यंजन होते हैं हमारे 33। इन्हें भी पढ़ लेते हैं एक बार। क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हैं 33 व्यंजन। अच्छा, अब आप बताइए वर्ण संख्या में कितने होते हैं? कितने होते हैं ये आप पर छोड़ते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? बच्चों, व्यंजन 33 होते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन के अलावा भी और भी वर्ण होते हैं, जिसमें संयुक्त व्यंजन का भी एक अपना रोल होता है। तो आइए जाने संयुक्त व्यंजन क्या है। 2 व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं और एक नए व्यंजन का निर्माण होता है, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं। पहला होता है श, जो क और श से मिलकर बनता है। दूसरा होता है त्र, जो त और र के मिल से बनता है। अगला होता है संयुक्त व्यंजन ज्ञ, जो ज और य के मिल से बनता है। श्र चौथा संयुक्त व्यंजन है, ये श और र के मेल से बनते हैं। आइए अब चलें, अयोगवा भी होते हैं इनमें। आपके वर्णमाला में अयोगवा भी होते हैं, उन्हें भी जान लें। स्वरों के साथ 2 वर्ण और रखे जाते हैं, परंतु ये स्वर नहीं होते, इन्हें अयोगवा कहते हैं। यह है अंग व अह। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। इनके प्रयोग के उदाहरण हैं बंदर और प्रातः। अर्थात अंग जो होता है बिंदु के रूप में रेखा के ऊपर लगता है, और अह 2 बिंदुओं के रूप में व्यंजन या वर्णों के पीछे आता है। अब हम जानेंगे अनुनासिक के विषय में। बच्चों, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु यानी अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदु, इसको अनुनासिक कहा जाता है। इसके प्रयोग के उदाहरण हैं चांद और आँख। बच्चों, अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है। अगर आपने इसका सही से उच्चारण जान लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ बिंदु लगाना है और कहाँ चंद्र बिंदु लगाना है। आइए अब पढ़ें अतिरिक्त व्यंजन क्या है। ड व ढ ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंत में होता है, अर्थात इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, जैसे सड़क, बढ़ई आदि। अब हम जानेंगे हलंत या हल चिन्ह क्या है। बच्चों, सभी व्यंजन अ स्वर के साथ लिखे जाते हैं, परंतु यदि व्यंजनों को बिना अ के लिखा जाए तो उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। हलंत क्या होता है? एक तिरछी सी रेखा नीचे लगाते हैं, जैसे द्वार, विद्यालय, लट्टू। इनके नीचे तिरछी रेखा खींची है, अर्थात ये अधूरे हैं, बिना अ के हैं। हलंत लगा वर्ण आधा वर्ण कहलाता है।
इसका उच्चारण अल्प होता है। अल्प यानी कि आपको छोटा सा उच्चारण इसका करना होता है, क्योंकि ये बिना अ के होता है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि है। भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। श, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन है। अंग को अनुस्वार व अह को विसर्ग कहते हैं। हलंत लगा वर्ण आधा वर्ण होता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वर्ण, वर्णमाला, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, इसके बारे में इस पाठ में पूरी जानकारी मिलती है जो हमने आपको समझाई है। लेकिन इसका अभ्यास कार्य आपने छोड़ना नहीं है, लगातार करना है, क्योंकि ये व्याकरण है, इसमें दक्ष होना है आपको। तो आपको अभ्यास कार्य निरंतर जारी रखना होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।